कितनी अच्छी बात है, कल ही हमने हरियाणा जीके पूरी की और कल ही शाम को पता चल गया कि अब नोटिफिकेशन आज से तो स्टार्ट हो गया। 19 कौन सा महीना चल रहा है? जून 2026 से 3/7/2026 तक आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डी में लगना थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि कोई सेकेंड फेज नहीं है, सिर्फ एक पेपर और सीधे फिर वैकेंसी आती है आपको डीवी के लिए बुला लेंगे। तो इसका मतलब लंबा इंतजार नहीं है, आपको बैठ के ये नहीं सोचना कि यार जैसे बहुत बच्चों के ग्रुप सी में आए 82, कल वो बेटी जो आई थी वो बता रही थी कितने ही बच्चों के हैं 78 अच्छे मार्क्स, लेकिन बैठे हुए कि कब वैकेंसी आएंगी। जिसकी हाइट ठीक नहीं थी, कम थी, या चश्मे लगे हुए हैं, या मेडिकली अनफिट हैं, कोई मान लो एक्सीडेंटल केस है, तो वो लोग अब पुलिस का फॉर्म ही नहीं भर पाए। बैठना पड़ेगा, क्या पता कब दूसरा कोई वैकेंसी आएंगी फिर पेपर होगा। लेकिन ग्रुप डी में क्या है, एक बार आपका पेपर अगर बढ़िया मार्क्स के साथ हो गया तो फिर आपको 100% जॉब तक पहुंचना एक रास्ता क्लियर है, इसमें बीच में हर्डल नहीं है। और ग्रुप डी की एक बड़ी बात यह है कि वैकेंसी हमेशा तादाद में ज़्यादा आती हैं। ग्रुप डी में हम ये मान सकते हैं हज़ारों वैकेंसी आएंगी, पर उसके लिए पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आप सबको पता ही है, फिर भी बता दूं, ग्रुप डी के लिए हरियाणा में कंपलसरी क्या कर दिया। एक तो ये डेट हमें याद रखनी है कि आज से और 3 जुलाई तक ये फॉर्म निकलेंगे। कोई भी गलती मत करना, बहुत मूर्ख कितने होते हैं कि हम 3 को ही भर देंगे या 2 को या 1 को देखेंगे। लास्ट फेज में जाके कई बार ऑनलाइन में इतनी दिक्कत होती है, वो काम ही नहीं करते, वो कहेंगे सर्वर डाउन हो गया, ये दिक्कत आ गई, ये दिक्कत। तो सब चीज़ों को छोड़ दो, शुरुआत के 7-8 दिन के अंदर ही अपने फॉर्म भर लेना। ऐसा होता है कि डेट बढ़ती है, लेकिन ये सोचना मत कि डेट बढ़ेगी। तुम अपने काम को बिल्कुल अप टू द मार्क रखो कि हम सोच ही ना, ज़रूरत ही ना पड़े कि डेट बढ़ेगी। इन तारीखों के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे जिसमें पेपर होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि पहले हरियाणा पुलिस का पेपर ये लेंगे, क्योंकि वरना फिर वही खिचड़ी पकेगी कि पहले हरियाणा पुलिस में भाई ग्रुप सी की नौकरी और एक ग्रुप डी की। हरियाणा पुलिस की सैलरी तो मेरे ख्याल लगती होगी 40,000 के लपेटे में जाएगी, और इसकी सैलरी है बेटा 29,000 से 30,000 के बीच में, जो ग्रुप डी की सैलरी है। और ये है हरियाणा पुलिस। इससे ऊपर मेरे ख्याल 42-45 के आसपास, एग्जैक्ट अब पता नहीं क्योंकि वो घटती तो नहीं, बढ़ती रहती हैं। ये जो सैलरी है, कोई भी आदमी अगर 30,000 कमाता है और मौका मिले 45 का, तो कोई भी आदमी जंप करेगा। यानी ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद अगर किसी का सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हो गया तो 100% वो छोड़ देगा ग्रुप डी को। 99.9% तो छोड़ेगा वो। 1% है कि भाई किसी के लिए फिजिकली उसको लगता है यार इतना मैं बर्डन नहीं लूंगा, मैं नेक्स्ट तैयारी करूंगा, फिर भी चांसेस हैं कि हरियाणा पुलिस में जो लग गया वो ग्रुप डी को अगर लगा हुआ है छोड़ देगा, तो फिर खाली पड़ी रहेंगी। इसीलिए चांसेस ये हैं कि हरियाणा पुलिस का पेपर पहले लिया जाएगा। तो तुम्हें पढ़ने का, इसका मतलब आराम से मान के चलें 3 महीने के आसपास का टाइम तो मिल ही जाएगा, अगर सरकार थोड़ा सा सिस्टमैटिक काम करेगी। बिल्कुल ही बेवकूफ़ भरे पड़े हैं कि नहीं कुछ भी कर दो, खिचड़ी पका दो, पहले ग्रुप डी लगा लो, फिर वो हटेंगे, फिर आगे देख लेंगे, तो बेवकूफ़ी हैं। लेकिन अगर समझदार हैं तो पहले ग्रुप सी को लगाएंगे, उसके बाद ग्रुप डी को। तो ग्रुप डी हम मान के चलते हैं कि हरियाणा पुलिस के बाद की ही चांसेस ज़्यादा हैं। उस हिसाब से देखें तो अभी चल रहा है जून का आखिरी हिस्सा, हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने हैं। हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी तुमने सुना होगा, अगर HSSC महोदय की बात माने तो उन्होंने कह दिया कि अक्टूबर के आसपास कह रहे थे हम सारी चीज़ों को निपटा लेंगे। तो सितंबर अक्टूबर मान के चलो हमें मिल जाएगा पढ़ने का। 2 से 3 महीने माने हमारे हाथ में है। अब हरियाणा के चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे हरियाणा पुलिस की या कोई भी और भर्ती, ऐसे ही आएंगी और 2-3 महीने के अंदर पेपर। इसमें एक अच्छी बात क्या है, इस फॉर्म को सब भर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से और 42 साल तक। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। एज में छोटी में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, बड़ी उम्र में होता है। यानी जो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, उन्हें 3 से 5 साल का रिलैक्सेशन ऑल ओवर इंडिया मिलता है, यहाँ भी मिलेगा। इस एज के बीच के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गई इसकी एज, मैंने डेट आपको बता दी। इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें
तो सिर्फ 10वीं पास होना ही ज़रूरी है। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बैठे हैं वो जानते हैं 10वीं पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ इसको जो MA, MSc इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं भी होती तो मैं भी भरती, क्योंकि इस टाइम पर ना बेटा नौकरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। या तो हमारी बैग पे पैसा हो तो हम ना भरें, या फिर ये हो कि यार मेरे पिताजी किसानी मजदूरी करते हैं। अब जैसे कल दीक्षा आई थी, उसके साक्षी, उसके पिताजी देखो 11 परिवारों में नौकरी नहीं थी, तो फिर दिखता है ना कि जहां मिल जाए वो बढ़िया है। ऐसे ही एक नॉर्मल परिवार में अगर ग्रुप डी भी मिलती है तो खराब नहीं है। 30,000 के लिए प्राइवेट में जाके देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। 30,000 कोई मजाक नहीं होता। यहाँ आपको लगते ही मिल रहे हैं और इसके बाद आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन तो 10th पास है, पर भरने वाले सब लोग होते हैं हायर लेवल की डिग्री जिनके पास है और जो बेरोजगार हैं। फिर भी मान लें चलो 10th, एज 18 से 42, 10वीं करते करते बच्चा होता है 15-16 साल का, यानी 10वीं किए कई साल जिनको हो गए वो भी भर सकते हैं। एक इसमें कंडीशन रखी गई है कि 10th क्लास तक आपने हिंदी या संस्कृत, आपने देखा ही होगा लैंग्वेजेस की कंपल्शन है। इसका मतलब है कि हरियाणा में तो किसी को दिक्कत नहीं आनी, हरियाणा का कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, CBSE का हो, HBSE का, सब जानते हैं हिंदी संस्कृत हमारे यहाँ पढ़ाई ही जाती है, लैंग्वेज कंपलसरी है। कोई साउथ इंडिया का हो तो हो सकता है ना संस्कृत पढ़ता हो ना हिंदी, लेकिन यहाँ है कौन, यहाँ सब हरियाणा वाले हैं, तो ये सब पूरी कर देंगे कंडीशन। अगर बात करें कि इसमें कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो सब फॉर्म भर सकते हैं जिसने पहले CET का ग्रुप C के फॉर्म को भरते टाइम अगर अपनी फीस पे की थी, जब पेपर हुआ था CET का, तो उसे अब फी पे नहीं करनी। यानी जिसने C का दिया था उसको अब फी पे नहीं करनी। लेकिन जो फ्रेशर है, क्योंकि 10वीं के तो बहुत बच्चे नए भी तो जुड़ गए जिनकी उम्र 18 हुई है अभी इसी साल के दौरान, उन बच्चों को फी भरनी है। और जितना मैंने पढ़ा था 500 रुपये फी है जो जनरल कैटेगरी के हैं। और जो ये होते हैं ना थोड़ा वैसी वाली कैटेगरी की, भाई जिसमें सरकार आपको छूट देना चाहती है, तो वहाँ 250 रुपये तक की फ़ी है। अब वो फ़ी अपनी देख लेना आपकी किस कैटेगरी में आएगा। जो कंपलसरी आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, और ये फ़ोटो आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका बैकग्राउंड वाइट हो। कई लोग स्टाइल मार के सेल्फी के ही निकलवा के दे देते हैं, ऐसी हरकत नहीं करनी। आपका फ़ोटो प्रॉपर दिखना चाहिए कि आपका फ़ोटो है। पीछे का बैकग्राउंड वाइट रखना, और यहाँ डेट भी लिखा है कि मेंशन होनी चाहिए कब वो खिंचवाया गया। जैसे पुलिस के फॉर्म में तो पहले से ही था ये, अब HSSC ने भी कर रखा है कि जो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा उसके लिए कंपलसरी है कि फोटो, पीछे बैकग्राउंड। और जो कई होते ना चश्मे उश्मे लगा के स्टाइल वाले, ऐसे नहीं, बिल्कुल साधारण नॉर्मल चश्मा लगाए वो चल जाएगा, पर ऐसे फोटो नहीं खींचने जो कि तुम्हें दिखाई ना दे कि तुम ही हो। ज़्यादा इसमें स्टाइल नहीं मारने, नॉर्मल सा फोटो डेट के साथ, बैकग्राउंड इसमें वाइट रखना है। तो अपना फोटो कंपलसरी कर लेना। अगर आपके पास रिजर्वेशन का कोई भी ऑप्शन है जिसमें आप OBC, SC, ST, EWS जो भी कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके पास रिजर्वेशन का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट की भी एक सीमा होती है कि इस डेट के बाद का इशू हो। ऐसा नहीं 10 साल पुराना सर्टिफिकेट लगा देंगे चलेगा, नहीं चलेगा। एक टाइम लिमिट होता है, उसमें आपको वो रीन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीन्यू नहीं कराते, उनको इसमें फिर दिक्कत आएगी। तो अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट इन केस एप्लीकेबल है आपके केस में तो ये तैयार करवा लेना, अपना फोटो ठीक ठाक करा लेना, और अपना बाकी सब कुछ है ही, फी और ये सब। आपसे अगर फॉर्म में गलती हो जाए, जिसके चांसेस ना बराबर रखना, फिर भी एक आधा बेवकूफ़ होता है, देखते देखते भी आंख बंद किए हुए गलती कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इन 2 दिन में आप आराम से इन गलतियों को सुधार पाएँ। कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कई बार नहीं ठीक हो पाती, कई बार कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, काम नहीं कर रहा। तो 100% कोशिश करनी है कि आपके फॉर्म में गलती हो ही ना। तो बेसिक चीज़ें क्या हैं, 10वीं पास हो, मैट्रिक तक हमने हिंदी संस्कृत पढ़ा हो, ठीक ठाक सा अपना फोटो तैयार रखना है, प्लस आपको अपना जो ये सर्टिफिकेट्स हैं अगर आपके पास है तो फिर उसको तैयार कर लेना। बाकी सब फॉर्म भरना बेटा। ये ऐसा नहीं कि सबको नौकरी मिलेगी, सबका पास हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक होता है कि किसी भी जैसे मैदान में खिलाड़ी मंझ जाते हैं, तो कैसे मंझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। यही हमारे पेपर का तरीका होता है। जितने लोग कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं ना, उनमें से कोई विरले होते हैं जिनका पहला पेपर पास हो जाता है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे ऐसी नॉनसेंस सिली मिस्टेक्स करते हैं। कभी रोल नंबर गलत भर दिया, कभी कुछ अटेम्प्ट करने में गड़बड़ कर दी। ये पेपर जो आपका होने वाला है, तो इसको ये मानो कि जो पुराने पढ़ रहे हैं,
जिन्हें पढ़ते पढ़ते हो गया 1 साल प्लस, या अब सरकार की नौकरी नहीं आई, हम क्या करें 2 साल भी, अब क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो पढ़ना ही पड़ता है, तो फिर ऐसे बच्चों को 0.1% भी गलती नहीं करनी, सारा फोकस अपने सही फॉर्म भरना है, गलती के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ना, और पेपर की तैयारी बढ़िया। अब एक बड़ा है कि हमने ठीक है भर दिया, पेपर वेपर सब हो गया, अब आगे क्या, इसके बाद अपना टारगेट रखो, मुझे पेपर पास करना है, और पेपर पास करने के लिए आपको पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है। तो हर एक को पता हो इस पेपर में तुम्हारा सिर्फ एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए 105 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखें तो 1 मिनट के आसपास ही टाइम मिला। अब सोचो जीके है तो हमने 1 मिनट से कम में सॉल्व किया, लेकिन मैथ्स टाइम खाता है, मैथ्स टाइम खाता है, रीजनिंग टाइम खाता है, कई बार इंग्लिश पे भी अटक जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं, यानी सिर्फ जीके है जो आपको देखा और टिक किया, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें बैठ के एनालाइज। लेकिन अब पेपर जीके को भी इतना टफ बनाने लग गए कि कई बार उसमें भी एक ऊपर स्टेटमेंट और नीचे 4 उससे संबंधित बातें। पिछली बार सीईटी ग्रुप सी के 2 बच्चों के साथ यही तो हुआ था, 2 जो वो थे अलग अलग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में तो आ गया टू द पॉइंट, देखा टिक किया, देखा टिक किया, लेकिन 2 शिफ्ट के बच्चों के साथ ऐसा नाइंसाफी हुई कि ऊपर इतनी लंबी स्टेटमेंट, फिर नीचे 4 लंबी लंबी स्टेटमेंट, उन सबको पढ़ो, फिर बताओ केवल एक ठीक है, केवल 2 ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक नहीं है, एक पहले की परिभाषा, मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन था। कर तो वो भी सकते थे, मैं ये नहीं कह रही नहीं कर सकते, लेकिन एक होता है ना आपके दिमाग पे प्रेशर है कि मुझे 1 मिनट में इसको करना है, और फिर आपके दिमाग में है कि मुझे जीके जल्दी निपटाना है ताकि मेरा टाइम बच जाए और मैं मैथ्स और रीजनिंग पे लगा दूं, वो जीके इतना टाइम खा गया, ये तो गलत था सरकार का तरीका। और जब पेपर सेट करें या तो सबका ऐसा ही हो या फिर सबका फैक्चुअल हो कि देखा टिक किया, देखा टिक किया, उस हिसाब से बेटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो अपनी स्पीड बढ़ा लेना। 1 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता, पेपर पढ़ के सोचना, एनालाइज करना, मैथ्स है तो निकालना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जिसकी स्पीड अच्छी होगी ना, जिसने पिछले 1-1.5 साल में खूब जम के मेहनत की होगी, उसको ये टाइम इतना ठीक लगेगा, अदरवाइज नया बच्चा तो फंस जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद है आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो क्वेश्चंस एचएसएससी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल काम करता है, लेकिन एक रफ सा आइडिया है कि पेपर जब बनता है तो उसमें हमारे हरियाणा के हर एक पेपर में हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, और लगभग 25 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 25 ना आए, 22 भी आ सकते हैं, 21 आ सकते हैं, 23 आ सकते हैं, नियर अबाउट है 20 से 25 के बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ 25 के 25 आए, कई बार 22 ही आए, 23 ही आए, तो 2-3-5 नंबर ऊपर नीचे होने में कोई बला नहीं आती है। ये मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं हरियाणा जीके के। इस हरियाणा जीके में भी क्या रहेगा, लगभग 17 से 20 क्वेश्चन, अगर 25 आते हैं ऐसे आएंगे जो सब कर सकते हैं। उसमें जंगल के ऊपर होगा, नेशनल पार्क के ऊपर होगा, सेंचुरीज के ऊपर होगा, सीएम्स के ऊपर होगा, जुडिशरी के ऊपर होगा, एरिया, ये बेसिक चीज़ें जो तुमने की हुई हैं। लेकिन इसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे और जो तुम्हारी हेल्प करते हैं अगली बार की तैयारी में। ये 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल अलग आंकड़े आते हैं जो इजीली अवेलेबल भी नहीं होते, और वो टीचर्स को भी नहीं पता कि कहाँ से आएंगे, हर बार का नियम है, लेकिन फिर वो हमारी हेल्प करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो करते हैं, टीचर्स की भी, कि अगली बार के बच्चों को हम उतना बेसिक करा के चलें, क्योंकि वो आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। ये हमारी नॉलेज एनहेंस करेंगे। ये सबके 25 में से 25 नहीं आएंगे, लेकिन सब लोग जो थोड़ा सा भी पढ़े हैं वो इसमें 15, 17, 18, 19 तक नंबर ले जाएंगे। एक्चुअल बात कहूँ, हरियाणा जीके कभी कंपटीशन क्रिएट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें सबका लेवल लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे सब समान है। इसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है, जिसमें वो बच्चे आगे निकलते हैं जिन्होंने 1.5 साल मेहनत की है। यहाँ तो सब बराबर हैं, जो अब पढ़ना शुरू करेंगे ना वो भी 15-17 नंबर ले जाएंगे, और जो साल भर से पढ़ रहे हैं वो भी 18-19 पे रहेंगे। 4-5 क्वेश्चन बाहर से आने ही हैं, वो तुक्के की बात है कि कौन ठीक लगा पाया कौन नहीं, वो रिपोर्ट आधारित या कुछ भी हो सकता है। अब जो असली कंपटीशन क्रिएट करते हैं वो सब्जेक्ट हैं, आपकी जीके आएगी। इस जीके में आपके एसएसटी में से क्वेश्चंस होंगे प्लस साइंस में से क्वेश्चन होंगे। अब उसको साइंस के नाम से अलग से 15 नंबर कह दें, 10 नंबर कह दें, जीके मान लो। इसमें आपकी कई क्वेश्चंस आप देखोगे स्टैटिक जीके के भी आएंगे।
इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब खिचड़ी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कि सब कुछ कहीं से भी पूछ लेंगे, करंट अफेयर्स भी आ सकता है, सब कुछ वो आएगा लगभग आपका जीके के पोर्शन में। इसके साथ आपका स्टार्ट होगा फिर मेन, जिसमें आपको ज़्यादा भीड़ से आगे निकलना है, मैथ्स। ये आपका 7 से और 12 नंबर के बीच में उम्मीद है, क्या पता एग्जैक्टली 10 का दे दे, क्या पता 8 का दे या 12 का दे, 15 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है। और बल्कि मुझे लगता है असली बच्चे की टेस्टिंग जो होती है ना, वो हरियाणा जीके से नहीं होती, उसमें तो तुक्के होते हैं। मेन टेस्टिंग होती है मैथ्स किसका अच्छा है, रीजनिंग किसकी अच्छी है, लैंग्वेज पे किसकी कमांड है, क्योंकि वो मेहनत को दिखाता है। हरियाणा जीके मेहनत को नहीं दिखाता। मैथ्स में मान के चलो, अगर हम मोटा मोटा मान लें 10 से 15 के बीच में, वो 2-3 कम 2-3 ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा नहीं कि 25 नंबर का, अब तक तो नहीं आया, तो 10 से 15 नंबर के बीच में मान के चलें। इसके बाद आते हैं रीजनिंग, फिर आता है हिंदी, फिर आता है इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश 7 से 10 नंबर के बीच में हमेशा आते रहे हैं हरियाणा के एग्जाम्स में। इसमें ग्रामर भी आती है और वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये दोनों ना लोग बहुत लाइटली लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे 80 से ऊपर कूदे हुए ना, 70, 75, 78, 80 प्लस, वो बच्चे हैं जिन्होंने इनको भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जितनी मैथ्स और हरियाणा जीके या जीके को। क्योंकि बेटा अगर ध्यान से देखो तो अगर 10-10 नंबर के हैं तो 20 नंबर हैं, 100 में से 20 का मतलब 1/5 हिस्सा। इसको लाइट मत समझना। मूर्ख स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पागलों की तरह एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हरियाणा जीके, हरियाणा कुछ नहीं है। हरियाणा जीके बहुत पढ़ने और ना पढ़ने में अंतर ज़्यादा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये अंतर क्रिएट करते हैं जिन्होंने इन पे भी काम कर लिया। तो ये सब्जेक्ट आपके रहेंगे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और इसी में जीके में वो लोग कह रहे हैं थोड़ा कंप्यूटर्स का सेक्शन भी डाल देंगे, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के आ जाएंगे। तो जो तुम लोग सुबह आके मेहनत करते हो ना, या 8:30 8:15 बजे जो पहुंचते हैं और क्लास लेते हैं, बिना एग्जाम के भी क्लास ले रहे थे, अब वो बच्चे भीड़ से 4-5 नंबर अपने आप आगे आ जाएंगे। ये क्रिएट करते हैं डिफरेंस। जो सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कच्चे हैं या कम मार्क्स के हैं, ज्यादा नंबर वाले को तो सब पढ़ रहे हैं और उसके पीछे तो पागल हो जाते हैं, वो कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाता। ये छुटपुट सब्जेक्ट आपको बचा लेते हैं। देखने में आपको ये कमजोर लगेंगे, लेकिन आप ये देखो इन सब की अगर टोटल निकालोगे तो ये 40-45 नंबर का लगभग बन जाएगा। आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा तो अकेले ये छोटे मोटे जो दिखने वाले सब्जेक्ट हैं ये बना के बैठे हैं। तो एक सब्जेक्ट के पीछे पागल मत होना, सब कुछ मिला के पढ़ना। और अगर सच में नौकरी चाहिए ना बेटा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना। पिछली बार का जितना मुझे याद है, मेरे ख्याल इसका 77 पे लिस्ट गई थी जनरल कैटेगरी की, 77 वाले का शायद हुआ था ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में कोई बेवकूफ़ नहीं भरते, सब ब्रिलियंट और अच्छे बच्चे जिनको अब तक कुछ नहीं मिला, काबिलियत है और फॉर्म सरकार ने नहीं निकाले, वो सब इसकी तैयारी करेंगे। जिनके ये 82-85 नंबर भी है ना सीईटी पिछले वाले में, जो पिछले साल जुलाई में हुआ, वो भी 77 लेने का टारगेट रखते हैं कि 77 पिछली बार, इस बार तो 80 प्लस का टारगेट। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एज बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, पेपर में क्या आएगा बता दिया, फॉर्म कब से कब निकलेंगे बता दिया। इन चीज़ों को ध्यान में रख के सब लोग फॉर्म भरना और सब अब सीरियस होके पढ़ाई करना बेटा। ये टाइम बार बार नहीं आता। देखो ग्रुप डी पिछली बार जब निकला कितने साल बीत गए, अब सोचते सोचते अब आएगा अब आएगा अब आएगा। इस टाइम पर अभी तुम अगर उस प्रोग्राम में थे जो परिमल सर कह रहे थे कि हिम्मत सिंह जी को भाई ये मैसेज पहुंचा देना, देखो उसके 1-2 दिन बाद ही वैकेंसी आ गई। नेशनल लेवल पे अभी राहुल गांधी ने कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके एक मीटिंग टाइप की थी। ये उन सब का असर होता है। सरकार ना कोशिश करती है बेरोजगार लोग रास्ता ना भटकें या बेरोजगार किसी एक लीडर के पीछे ना चल पड़े, तो इसका फायदा हमें ही तो है। ठीक है सरकार निकालती रहे, किसी को क्या जरूरत है जाके रैलियों में नारेबाजी करने की। अगर टाइम पे नौकरियां आती रहें, बच्चे पढ़ते रहें, अच्छे मार्क्स लाते रहें, अपना टारगेट अचीव करते रहें, फिर किसी स्टूडेंट को और टीचर को क्या ही ज़रूरत है। और कोई शौक थोड़ी ना होता है, ना टीचर्स को ना स्टूडेंट्स को। कितना बढ़िया हो कि एक ट्रैक हो, हमें दिखता हो हमारा ये टारगेट है, इस पे दौड़ना है, तब पेपर होगा। अब जैसे इतना कलह कलेश हुआ, इतनी नेगेटिविटी फैली, उसके बाद वैकेंसी आई। ये वैकेंसी पहले ही आ जाती, आनी तो थी, ये पाइपलाइन में थी। अब थोड़ी सी शांति राजस्थान में भी और हरियाणा, क्योंकि सारे बच्चे डाइवर्ट हो गए कि नहीं यार किताब उठाओ, नहीं तो बीच में क्या हाल था कि पढ़ने का फायदा ही क्या है, यही तो दिख रहा था। ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा पढ़ने का फायदा होता है।
ये फ़ायदा उनको मिलता है जो समझते हैं कि यार पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। जो ये 80+ है ना, 78-75 वाले, ये वही हैं जिन्होंने अपने कान बंद कर लिए नेगेटिव अफवाहों की तरफ से और टारगेट रखा कि पढ़ेंगे। अब नहीं, 6 महीने साल भर बाद कभी ना कभी तो वैकेंसी आएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि वैकेंसी ना आए। और इस टाइम मैं बता दूं, पूरे देश में वैकेंसी लानी पड़ेगी क्योंकि सरकार घिरी हुई है चारों तरफ से। सारी कंट्री में ना एक नेगेटिव माहौल है नीट के पेपर के कारण, और अब ये जो सीबीएसई की हरकत थी इसके कारण। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिलके प्रेशर डालती हैं सरकार के ऊपर कि युवाओं को सही डायरेक्शन में रखा जाए। तो हम तो खुश हैं कि सरकार युवाओं के लिए सही टाइम पे नौकरियां निकाले, अच्छे तरीके से पेपर ले, पेपर लीक ना हो। हरियाणा भगवान की दया से अब पिछले कई सालों से हम एग्जाम्पल सेट करके बैठे हैं कि हरियाणा में पेपर लीक नहीं होता। अगर उसी पॉलिसी को आगे जारी रखेंगे तो फिर पढ़ने का मज़ा भी है। तो अब हमारा टारगेट होना चाहिए रोज़ पढ़ना। एक और बेटा, जैसे ना अब 3 महीने मान के चलते हैं, लगभग 100 दिन हमें मिलेंगे पढ़ने के लिए। मैं जो अपना पार्ट पे सोच रही थी, जैसे हरियाणा जी के तो हमने एक बार कर लिया, अब तो हमारा अगला टारगेट रहेगा जब हम करेंगे एग्जाम के आसपास हरियाणा करंट अफेयर्स। ये मैं तब पढ़ा दूंगी, अब पढ़ के कोई फायदा नहीं एग्जाम से क्योंकि इसमें क्या आएंगी पॉलिसी, किसी बड़े हेड का नाम जो अभी चेंज हुआ हो, सरकार ने कुछ नया लॉन्च किया हो, वो हम पढ़ लेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। हमने हरियाणा जी के अभी तो पढ़ा है, मैंने इस जनवरी में स्टार्ट किया था। जनवरी टारगेट था मार्च तक पूरा करना, पर फरवरी और मार्च में मेरी क्लासेस नहीं हुई। फिर मैंने ये अप्रैल, मई और अब जून में कल ही खत्म कराया। तो हमारे ये बिल्कुल नई नई सी बात है। अब हमने कल ही तो पढ़ा है बुंगेल सिंह, या कितने सारे थे ना वो, जावेद खान और रानी राम कौर, कल ही तो पढ़ रहे थे। ये जनवरी में पढ़ते तो भूल जाते, अब पढ़ा है ना, अब ये थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। तो अच्छी बात है कि हमने कल ही खत्म किया और आज नोटिफिकेशन आ गया। इसका मतलब हमारी ये तैयारी तो बढ़िया है। इसको सिर्फ कभी कभी पढ़ना है, तैयार मिलेगा। करंट अफेयर्स तब करेंगे जब पेपर बिल्कुल ये होगा कि भाई अब 25-20 दिन रह गए और अब तैयार कर लो। फिर मैं एक बार सारे ये रिवाइज करा दूंगी किताब के मेन से, और उस टाइम पर फिर करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। ये बहुत टफ नहीं है, ये सबका बराबर है। जो मुझे लगता है अब अपना फोकस रखना ज्यादा, एक तो हिंदी की प्रॉपर क्लास लो बेटा, भागना मत। अब कई बच्चे हिंदी को बड़ा लाइट लिया, हिंदी का भी क्या पढ़ना, अब हिंदी पढ़ो, भीड़ से आगे हिंदी निकालेगी तुम्हें। क्योंकि जो ना पढ़ने वाले हैं ना हिंदी, उनके आएंगे 2-3 और तुम ले जाना 10 में से 10, तो अपने आप एक 7 नंबर का गैप बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही अब फोकस कर दो इंग्लिश पर। हिंदी इंग्लिश 99% हरियाणा का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तुम्हें पढ़नी है अब, क्योंकि अब ये तुम्हें भीड़ से आगे निकालेंगी। रीजनिंग तुम रोजमर्रा में पढ़ते ही हो, मैथ्स तुम पढ़ते हो, तो ये तो तुम्हारे कहीं से भी कमजोर होने नहीं चाहिए। इन पे थोड़ा सा फोकस कर लो। और अब जीके में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जो मैं प्लान कर रही थी कल कि एक हमें स्टैटिक जीके पढ़नी चाहिए, क्योंकि ना स्टैटिक जीके पिछले कई एग्जाम्स को उठा के देखो तो आने लग गई, बीच में एक बार बंद हो गई थी, अब स्टैटिक जीके आ जाती है। इसमें आर्ट, कल्चर, डांसेस, हेडक्वार्टर, सुने हैं तुमने ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आते हैं। और स्टैटिक जीके अलग 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 पढ़ने से बढ़िया है एक किताब में से पढ़ ले, वो हमारी ल्यूसेंट है। उसमें ल्यूसेंट में क्या है कि सारी चीज़ें कंसाइज हैं। उसमें एक पोर्शन का नाम ही है सामान्य ज्ञान, जो पीछे है किताब के, और उसमें सारा जैसे यूएनओ, यूनिडो क्या है, या वर्ल्ड वॉर के बारे में इस तरह की नॉलेज है। ये चीज़ें ना बेटा काम आएंगी। हेडक्वार्टर्स हैं सारे, बड़ी बड़ी संस्थाएं, एडीबी क्या है, कब बना, या आसियान क्या है, या एफएओ कैसे काम करता है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम वो सब पढ़ के जाएं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल तो है ही, वो भी जीके का पार्ट है, लेकिन वो तो मैं तुम्हें टाइम टाइम पे पढ़ाती रही। तो मेरे पोर्शन पर मुझे लगता है 2 काम रह गए। एक तो मेडिएवल हिस्ट्री रहता है जो मुझे कराना है, और एक रहता है ल्यूसेंट। तो मैं ये प्लान कर रही थी कि मेडिएवल हिस्ट्री तो हम ओल्ड जनरल में शुरू ही कर देंगे, कल से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और ल्यूसेंट को मैं चाह रही थी कि शाम की एक क्लास में ले लूँ एप्लीकेशन पे, ताकि घर बैठे बैठे अपना ल्यूसेंट लेके और उसमें से एक एक पन्ना रोज निपटा ले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ल्यूसेंट को एप्लीकेशन पे कर लेंगे और बैच में कर लेंगे अपनी मेडिएवल हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो बच्चे ओल्ड में पढ़ रहे हैं, ये दोनों मैंने तुम्हें करा दी किताबें। जो नई किताबें हैं ये करा दी। पॉलिटिकल साइंस का भी मेजर हिस्सा मैक्सिमम बच्चों का हुआ मिलेगा। जो बिल्कुल नहीं टच किया वो मेडिएवल हिस्ट्री है, और क्वेश्चंस आते हैं मेडिएवल से, ये अकबर और नीतियाँ, मनसबदारी, ये सब पूछी जाती हैं। तो अब डेली बेसिस पर एक क्लास मेडिएवल हिस्ट्री की करेंगे
और एक क्लास शाम को कर लेंगे ल्यूसेंट की एप्लीकेशन पर। 100 दिन के अंदर ना, 100 से भी कम टाइम में इसका मेजर हिस्सा मैं निपटवा दूंगी, जो पेपर में जिसको हम कहते हैं स्टैटिक जीके, उसमें हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, ना पॉलिटिकल की ना इकोनॉमिक्स की। इसमें मेनली वो वाली जीके आएगी बेटा जो बदलती नहीं है, जैसे जो करंट में भी चल रही है, भाई वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सबसे लंबा, इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं ना कई बार, या पहाड़ों के ऊपर महाद्वीप के ऊपर, वो सारा पढ़ लेंगे एप्लीकेशन पर। अब टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा तुम्हें पढ़ाई की तरफ, अब सारी चीजें छोड़ के यहाँ भी पढ़ना और फिर एप्लीकेशन पे भी पढ़ना, तब बात बनेगी। भीड़ बहुत सारी है, फॉर्म भरने दुनिया भरेगी, लेकिन बेटा भीड़ को ये अकल नहीं होती पढ़ना कैसे है। भीड़ पड़ी रहेगी एक सब्जेक्ट के पीछे पागलों की तरह, हरियाणा जी के हरियाणा जी के हरियाणा जी के। उसमें आने कितने हैं? 18 से 20 नंबर, सबके उतने ही आने, बहुत पढ़ने वाले के भी और जो पहली बार पढ़ेगा उसके भी। तो हमें ये डिफरेंस क्रिएट कर लेना है अपने इन सब्जेक्ट पे काम करके। किसी को कोई डाउट है? कैसे पढ़ना है समझ में आ गया? हाँ, फॉर्म बता दिए मैंने आपको, आज से और 3 तारीख तक। एज 18 से 42, क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 10वीं में मैट्रिक में आपके पास संस्कृत या हिंदी, और पढ़ने में क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया। टाइम लिमिट ज़्यादा नहीं है आपके पास कि आप बहुत टाइम लगाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको 105 मिनट में, या इसी को कह सकते हैं 1 घंटा 45 मिनट, ये मिलेगा आपको। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? 100। और इस क्वेश्चंस की एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन नियर अबाउट अंदाजा रखना। भाई मैथ्स आएगा 10 से 15 का, रीजनिंग भी लगभग, मैथ्स हो सकता है 15 का आ जाए, रीजनिंग 10 की आ जाए, हिंदी इंग्लिश 10-10 के आ जाए, फिर 25 नंबर की आ जाए हरियाणा जी के, और स्टैटिक जी के प्लस ये हिस्ट्री प्लस साइंस मिला के 25-30 नंबर की, ये 4-5 नंबर का कंप्यूटर। यानी घुमा फिरा के वही इर्द गिर्द 5-7 नंबर ऊपर नीचे करके सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर सबको ये बात? हाँ, तो अपना टारगेट रखो बेटा, एक नौकरी। जैसे उस दिन संतराम देशवाल सर कह रहे थे ना कि अर्जुन अलग नहीं था, बस अर्जुन फोकस्ड था, सबके सामने वही बातें थी, लेकिन उसकी नज़र पहले पेड़, फिर उस चिड़िया, फिर उस आंख पर थी। यही तुम्हारे सामने हो। कल तक तुम पढ़ रहे थे कि ठीक है जब पेपर होगा जब देख लेंगे, लेकिन अब टारगेट एक है कि ग्रुप डी में हर हाल में हमें पेपर अच्छे मार्क्स लाके पहली बार में और नौकरी पक्की करनी है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि सेकेंड कोई भी राउंड है ही नहीं, सीधे नौकरी आएंगी। मान लो 10,000 वैकेंसी आती है या 25,000 वैकेंसी आती हैं, तो सीधे बच्चे बुला लिए जाएंगे, उनका सीधे डीवी करेंगे और अलॉट कर देंगे कि फलां डिपार्टमेंट में तुम चले जाओ। ग्रुप डी कोई बहुत ऐसे कोई इज्जत की बात नहीं है कि क्या करें भाई, लेकिन बेटा इस महंगाई के दौर में जहाँ दिखता है कि कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हैं, तो मुझे लगता है 30,000 खराब नहीं होते। और पे कमीशन आने के बाद 100% ग्रुप डी की सैलरी भी 40 से 50 के बीच तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना। जब महंगाई बढ़ती है तो सैलरीज अपने आप बढ़ानी पड़ती हैं। तो अगर सोचो 50,000 45,000 हो गई तो क्या बुरी है। प्राइवेट वाले तो 15-20 हज़ार रुपये में भी जान निकाल लेते हैं, यहाँ कम से कम 30,000 तो अब भी मिल रहे हैं, 29,000 कुछ रुपए हाथ में आ जाते हैं, तो बुरा नहीं है बेटा। जब कुछ भी ना मिले तो ये बहुत है। हाँ, जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के हैं, जिनके पिताजी का तगड़ा काम है, महीने के 2-4 लाख आते हैं, वो मत भरना, उनको नहीं अच्छा लगेगा 30,000 की नौकरी करना। पर तुम्हें मैं सलाह दूंगी जिसके पीछे बैक बहुत अच्छी नहीं है, 30,000 की नौकरी भी बुरी नहीं होती, अच्छी नौकरी है ये।